हम देख रहे हैं भारत का भूगोल का अपवाह तंत्र। टॉपिक कौन सा है? अपवाह तंत्र, भारत का भूगोल। यह एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। किसे कहते हैं? एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। जो निर्धारित जल मार्ग होता है उसे। कई जलमार्गों के जाल को क्या कहते हैं? फिर अपवाह तंत्र। नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है। किसके द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है? नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा। किसी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? एक तो है चट्टानों का स्वरूप और संरचना, एक है स्थलाकृतिक ढाल, एक है प्रवाहित जल की मात्रा, एक है प्रवाह की अवधि। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम और अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न। इनमें क्या अंतर है? कि अपवाह तंत्र इसका संदर्भ नदियों की उत्पत्ति से तथा समय के साथ उनके विकास से है। अपवाह तंत्र इसका संदर्भ क्षेत्र विशेष की नदियों के ज्यामितीय रूप तथा स्थानीय व्यवस्था से होता है, जैसे कि जालीनुमा अपवाह तंत्र, अरीय अपवाह प्रतिरूप। उद्गम की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। हिमालयी और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बीच में अंतर। हिमालयी नदियां सदा नीरा होती है और वर्ष भर जल से परिपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय नदियां, ये नदियां ऋतुनिष्ठ होती है और ये केवल वर्षा जल पर निर्भर करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालयी नदियों का स्रोत प्राय ग्लेशियर से जुड़ा होता है, अतः बर्फ के पिघलने से साल भर जलापूर्ति होती है। और प्रायद्वीपीय नदियां दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय ही इनसे जलापूर्ति होती है। और हिमालयी नदियां, इन नदियों में वर्ष भर 2 बार जल की मात्रा में वृद्धि होती है। कितनी बार? 2 बार। किन में? हिमालयी नदियों में। और प्रायद्वीपीय नदियों में इनमें केवल 1 बार जल स्तर में वृद्धि होती है। कितनी बार? 1 बार। किन में? प्रायद्वीपीय नदियों में। प्रथम बार जल स्तर में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है, बर्फ के पिघलने के समय होती है हिमालयी नदियों में। और द्वितीय बार दक्षिणी पूर्व मानसून के समय होती है। किसमें? जल स्तर में वृद्धि हिमालयी नदियों में, जैसे कि गंगा, यमुना, कोसी आदि नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय ही जल स्तर में वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आदि। प्रायद्वीपीय नदियों में तमिलनाडु के पूर्वी तटीय भागों में उत्तर पूर्व मानसून से शीत ऋतु में वर्षा होती है। कावेरी के निचले भाग का जल स्तर उत्तर पूर्व मानसून के समय शीत ऋतु में बढ़ता है। हिमालयी नदियों की द्रोणियां प्राय विशाल होती हैं, जैसे कि गंगा द्रोणी, सिंधु द्रोणी क्या है? विशाल होती है इनकी द्रोणियां। किन में? हिमालयी नदियों की। और प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणियां प्राय छोटी होती है, जैसे कि नर्मदा और तापी की। हिमालयी नदियां प्राय अधिक लंबी होती है, जिसका कारण स्रोत उनका क्षेत्र कारण स्रोत क्षेत्र का समुद्र से दूर होना। ये नदियों का जो क्षेत्र है वो समुद्र से दूर होना। और प्रायद्वीपीय नदियां तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती है। ये तो लंबी होती है हिमालयी नदियां, और प्रायद्वीपीय नदियां छोटी होती हैं। किनकी तुलना में? हिमालयी नदियों की। और हिमालयी नदियां समुद्र में कम गिरती है। अधिकतर नदियां किसी न किसी बड़ी नदी की सहायक नदी होती है। प्रायद्वीपीय नदियां तीव्र प्रायद्वीपीय ढाल के कारण अधिकतर नदियां समुद्र तक जाती है। और हिमालयी नदियां ये नदियां स्रोत क्षेत्र में गहरी घाटियां और गार्ज का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियां, इन नदियों की घाटियां उथली होती है। किन की घाटियां उथली होती है? प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियों की। और हिमालयी नदियों की घाटियां क्या होती है? गहरी होती है। हिमालयी नदियां मैदानी भागों में लंबी दूरी तय करती है तथा वहां नौकागमन है। कहाँ पर होती है नौकागमन? हिमालयी नदियों में। प्रायद्वीपीय नदियां मार्ग में जल प्रपात बनने तथा जल की मात्रा घटने बढ़ने के कारण नौकागमन के अनुकूल नहीं होती है, क्योंकि इनकी जल की मात्रा जो है घटती है, कभी बढ़ती है इसलिए। और ये डेल्टाई क्षेत्र में क्या है? नौकागमन योग्य है। जहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र होता है वहाँ क्या है? नाव्य योग्य है, यानी कि नौकागमन के अनुकूल है। हिमालयी नदियां नौकागमन के योग्य क्यों हैं? क्योंकि ये मैदानी भागों में लंबी दूरी तय करती है इसलिए। और प्रायद्वीपीय नदियां क्यों हैं? क्योंकि मार्ग में जलप्रपात होते हैं, इनमें वाटरफॉल्स, और इनके जल की मात्रा का स्तर घटता बढ़ता रहता है, इसके लिए ये नौकागमन के अनुकूल नहीं होती है। लेकिन डेल्टाई क्षेत्र में नौकागमन योग्य होती हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियों के मैदानी क्षेत्रों से बहने के कारण, हिमालयी नदियां मैदानी क्षेत्रों से बहने के कारण
तथा भूभाग के भुरभुरे होने के कारण नदियां विसर्ग का निर्माण करती है। हिमालयी नदियों में मैदानी क्षेत्रों से बहने के कारण, कौन से क्षेत्रों से? मैदानी क्षेत्रों से बहने के कारण तथा भूभाग के भुरभुरे होने के कारण ये नदियां विसर्ग का निर्माण करती है। विसर्ग का निर्माण करती है हिमालयी नदियां। और प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानी भूभाग से होकर बहती है। कौन से? कठोर चट्टानी भूभाग से होकर बहती है प्रायद्वीपीय नदियां। कई नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। कई नदियां कौन से, किससे होकर बहती है? भ्रंश घाटियों से होकर बहती है तथा इनका मार्ग सीधा और रेखीय होता है। किनका मार्ग सीधा और रेखीय होता है? तो ये प्रायद्वीपीय नदियों का मार्ग सीधा और रेखीय होता है। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा, तापी आदि। नर्मदा, तापी ये नदियां इस श्रेणी में आती है और ये नदियां भ्रंश घाटी में बहने के कारण रेखीय अफवाह विकसित करती हैं। और हिमालयी नदियां ये प्रायः मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पर? मुहाने पर। ये प्रायः मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है हिमालयी नदियां। और प्रायद्वीपीय नदियां मुहाने पर प्रायः ज्वार, नदमुख या छोटे डेल्टा का निर्माण करती है, मतलब कि एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियां तो क्या करती है? एस्चुरी या छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। और कहाँ पे? ये मुहाने पर। और ये प्रायः मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालयी नदियां तो डेल्टा का निर्माण करती है मुहाने पर, और प्रायद्वीपीय नदियां मुहाने पर ज्वार, नदमुख, एस्चुरी या छोटे डेल्टा का निर्माण करती है।